Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. Today we're going to continue with chapter 8 of the spectrum, that is social religious reform movements. एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आई हैव ट्राइड टू मेक दिस वीडियो वेरी आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई द वीडियो, आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई स्पेक्ट्रम फॉर यू, आई हैव ट्राइड कि आपको स्पेक्ट्रम खोलने की ज़रूरत ना पड़े और आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लगे. आई हैव ट्राइड टू explain everything in very layman language. So let's start. That's going to be the aim of this video, okay? पहली बात तो सोशल और आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द मूवमेंट हम आज पढ़ने वाले, ऑफ द रिफॉर्म, राइट. जो सोशल बेस था ऑफ रीजनरेशन दैट वी सॉ इन द 19th सेंचुरी, वो था एक्चुअली न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास. जो न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास और एजुकेटेड लोग थे, जो ट्रेडिशनल एज वेल एज वेस्टर्न एजुकेशन में वेस्टर्न एजुकेशन दोनों ले चुके थे, वो एक्चुअली अपना मॉडल जो है वो सर्च कर रहे थे यूरोपियन मिडिल क्लास में. वो इंस्पायर्ड थे यूरोपियन मिडिल क्लास से. क्यों? क्योंकि यूरोपियन मिडिल क्लास जो है वो द रीजन्स कि यूरोप में रेनेसां पीरियड आया, रिफॉर्मेशन पीरियड आया, एनलाइटनमेंट आया, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया. तो एक तरीके से एक एस्पिरेशन यहाँ पर बिल्ड नज़र आ रहा है, एक इंस्पिरेशन दिख रहा है कि जो इंडियन मिडिल क्लास है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है यूरोपियन मिडिल क्लास से. जो इंडियन मिडिल क्लास यहाँ पे हम देख रहे हैं वो एक्चुअली उनके रूट्स जो है वो ट्रेड या फिर इंडस्ट्री में नहीं है. उनके रूट्स हैं एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस में, लॉ में, एजुकेशन में, जर्नलिज्म में, मेडिसिन में, राइट. दूसरी बात यह है कि इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया क्या था. अब कोई भी रिफॉर्म, कोई भी मूवमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है, वो कोई सेंट्रलाइज मूवमेंट तो है नहीं. रिफॉर्म मूवमेंट्स अलग अलग जगह स्पोरेडिकली ओरिजिन हो रहे हैं देश में, राइट. बट उन सब में कोई कॉमन चीज़ होनी चाहिए, कोई कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए. कॉमन क्राइटेरिया क्या था कि आइडियोलॉजिकल यूनिटी थी ऑफ दिस मूवमेंट. वो क्या था? 3 बेसिस थे इस मूवमेंट के. एक था रैशनलिज्म, सेकेंड था रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, थर्ड था ह्यूमनिज्म. इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे. रैशनलिज्म और इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनलिज्म के प्रोपोनेंट्स में सैयद अहमद खान आपको मिलेंगे, अक्षय कुमार दत्त आपको मिलेंगे, राजा राम मोहन रॉय आपको मिलेंगे. और भी लोग हैं, बट दीज आर mentioned in your spectrum and so I'm mentioning it right now over here. बट बाकी डिटेल में हम सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं. रैशनलिज्म का एक्चुअली में यहाँ पे मतलब क्या है? रैशनलिज्म का मतलब यहाँ पे है कि आप जज कीजिए किसी भी चीज़ की सोशल रेलेवेंस को. कोई भी जो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसका स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल यूटिलिटी देखिए. इस चीज़ का हमारे सोसाइटी में यूज़ क्या है, उसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, उसको एक रैशनल अप्रोच बोलते हैं. रैशनल अप्रोच शुड स्टडी द ट्रेडिशन. हर चीज़ को आप रैशनैलिटी से देखिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए. ये एक मेन पॉइंट था. आइडियोलॉजी, जो कॉमन आइडियोलॉजी, उसमें एक मेन पॉइंट वाज रैशनलिज्म. जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ब्रह्मो समाज ने कहा कि इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास जो है उसको उन्होंने रेपुडिएट किया, राइट. दूसरी बात है अलीगढ़ मूवमेंट, उन्होंने इस्लामिक टीचिंग्स को आज की नीड के हिसाब से मॉडिफाई या इंटरप्रेट करने के लिए कहा. ये सब चीज़ें क्या जताती हैं? ये सब चीज़ें जताती हैं कि आपको पहले रैशनैलिटी देखनी है. आपको देखना है कि कोई भी जो ट्रेडिशन है या कोई भी आपका प्रैक्टिस है उसकी सोशल यूटिलिटी क्या है. इस बात को आप ध्यान से समझिए, ओके. नेक्स्ट चीज़ है कि आपको इवैल्यूएट करना है ट्रूथ ऑफ एनी रिलीजन बाय द क्राइटेरिया ऑफ लॉजिक, रीजन और साइंस. यही तो रैशनैलिटी होती है कि आप ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और उसके पीछे का साइंस क्या है. और आप समझिए कि आज के वक्त भी ये बात बोलना कंट्रोवर्शियल हो सकता है. तो उस वक्त जब हमारे पीपल लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, जब उन्होंने रीजनिंग को लाने की कोशिश की रिलीजन में, तो उनका बैकलैश कितना हुआ होगा, राइट. तब की सोसाइटी वॉज मोर ऑर्थोडॉक्स, राइट. उस वक्त हमारी सिचुएशन कैसी थी? हमें स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन बोला जाता था. तो लॉजिक और रीज़न और साइंस को इनकलकेट करना इन योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राइट.
Same method of investigation should apply to religion that is applied on science to justify itself. ये बात जो इतनी बड़ी बात है वो बोली स्वामी विवेकानंद जी ने, जिसका मतलब है कि साइंस को जिस बेस पे हम टेस्ट करते हैं, साइंस को जिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हम टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी सच्चाई सामने आती है, जस्टिफाई होता है कि कोई चीज़ स्टैंड्स ट्रू और नॉट, उसी बेसिस पे हमें रिलीजन को टेस्ट करना चाहिए, उसी बेसिस पे हमें देखना चाहिए प्रैक्टिसेस को. ठीक है, तो ये काफ़ी रैशनल और सेक्युलर लुक था उस वक्त. जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट्स आप देखोगे तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी रैशनल और सेक्युलर लुक है. अक्षय कुमार दत्त, मोस्ट ऑफ द बंगालीज मस्ट नो हिम, राइट. तो अगर आप नहीं जानते हैं आप प्लीज़ सर्च कीजिए उनके बारे में और भी पढ़िए, और अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो भी आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको कवर करने ही वाले हैं. अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी. उन्होंने मेडिकल व्यू लाया और ओपिनियन लाया ऑन हिज व्यूज़ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. आज तो मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस्ड है, आपको भी पता है वाई समवन शुड नॉट गेट मैरिड एट एन अर्लियर स्टेज. चाइल्ड बेयरिंग बॉडी किसी वुमन की कब रीच होती है, when is she like psychologically and mentally ready for it. And same with men, when they are psychologically, mentally ready for marriage, for a certain kind of responsibility, and how young, if it's a child marriage, how it can affect their psyche. इसको अब ये मॉरल ओपिनियन लाने की बजाय उन्होंने एक मेडिकल ओपिनियन को इनकलकेट किया, ये जताने के लिए कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक रीज़न, यहाँ पे एक लॉजिक, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, लॉजिक, रीज़न और साइंस को लाया जाए, वो लाया गया. ओके. दूसरी बात, इस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आप देखेंगे कि एक और बात जो आप देखेंगे वो ये है कि रिवाइवल ऑफ पास्ट जो है पूरी तरीके से इसको भी नहीं बोला जा रहा था, और टोटल ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशंस इसको भी नहीं बोला जा रहा था. दोनों चीज़ें एनविसेज नहीं की जा रही थी, राइट. टोटल रिवाइवल ऑफ पास्ट भी नहीं और टोटल ब्रेक अवे फ्रॉम रिलीजन भी, फ्रॉम ट्रेडिशन भी नहीं. देयर हैज़ टू बी अ मिडिल पाथ, राइट. ऑल्सो रिफॉर्मर्स, अभी हमने यूनिवर्सलिस्टिक चीज़ देखेंगे जो हमने सेकेंड पॉइंट वहाँ पे पढ़ना था. रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने ट्राई किया कि अपने रिलीजन को रिफॉर्म किया जाए. ऑल्सो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे, जो ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स हैं, उनमें कुछ यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स हैं, राइट. जैसे राजा राम मोहन रॉय ने इन यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को डिफेंड किया सारे ही रिलीजन के, जैसे कि मोनोथीज़म इन वेदास, इसको उन्होंने डिफेंड किया. यूनिटेरियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसको इन्होंने डिफेंड किया. मोनोथीज़म क्या होता है मुझे आपको बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ सर्च मोनोथीज़म पे, हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक बार देखिए, उसका डेफिनेशन देखिए कि मोनोथीज़म का मतलब क्या होता है, पॉलीथीज़म क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा आई गेस. यूनिटेरियनिज्म क्या होता है ये भी आप सर्च कीजिए, एथिक्स में भी आपका उसको काम आएगा, राइट. तो इसको राजा राम मोहन रॉय ने डिफेंड किया. पॉलीथीज़म जो है हिंदुइज्म का, उसको राजा राम मोहन रॉय ने अटैक किया, क्रिटिसाइज़ किया, और ऐसे ही बाकी रिलीजन्स के कुछ चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, या ट्रिनिटेरियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया. ये एग्जाम्पल आपके स्पेक्ट्रम से ही लिया है मैंने, और भी एग्जाम्पल्स आप अगर राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहाँ से पढ़ के लिख सकते हो टू एनहांस योर आंसर. बट आई थिंक दिस इज़ इनफ. वैसे भी राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगले चैप्टर में इट्स गिवन इन डिटेल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. बट जो चीज़ें मैंने आपको बोली है टू सर्च एंड टू रीड, वो आप रीड कीजिए कि इनका क्लियर डेफिनेशन क्या है. ओके. अब हम आते हैं ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी में, जो हमारा थर्ड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट आप समझ रहे हो ना, कहाँ का थर्ड पॉइंट? ये रहा, ह्यूमनिज्म. ठीक है. तो ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी क्या है? मॉरल वैल्यूज़ वो होते हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस को फेवर करें, ये मानना था रिफॉर्मिस्ट का. ओके.
मतलब कि एक इंडिविजुअल के पास राइट होना चाहिए कि वो इंटरप्रेट करे खुद का स्क्रिप्चर, ठीक है, रीज़न दे पाए, ह्यूमन वेलफेयर की तरफ ये वैल्यूज़ आपको लेके जाने चाहिए, राइट। अगर कोई चीज़ आपके ह्यूमैनिटी के लिए वेलफेयर के लिए काम ही नहीं कर रही है, उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, डीजेनरेट करने की कोशिश कर रही है, तो वो मॉरल वैल्यू कैसे सही हो सकती है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी क्या है कि ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए हो कोई चीज़, उसका जो लॉजिक हो वो ह्यूमैनिटी के लिए हो, उसके लिए प्रो हो, उसकी डेवलपमेंट में काम आए, उसकी प्रोग्रेस में काम आए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल को स्क्रिप्चर आप खुद आप मैंने आपको बताया कि कुछ प्रीसली मोनोपोली थी स्क्रिप्चर्स पे, वो रीड करते थे, इंटरप्रेट करते थे स्क्रिप्चर्स को। ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर भी था, संस्कृत बहुत लोग लोअर कास्ट संस्कृत नहीं रीड कर पाती थी, स्क्रिप्चर्स मेनली संस्कृत में थे। तो क्या हुआ होगा, आप खुद ही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं आपके स्क्रिप्चर पे क्या लिखा हुआ है, तो हाउ कैन यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को अपने स्क्रिप्चर्स को रीड करके उसको इंटरप्रेट करने की आज़ादी होनी चाहिए, राइट। दूसरी है बात कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है उस पे अटेंशन था, सैल्वेशन और जो अदर इश्यूज है जिसके साथ स्पिरिचुअलिटी डील करती है उसके साथ रिफॉर्मिस्ट का ज़्यादा यहाँ पे लेना देना नहीं था। उनका लेना देना जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है, अभी जो चल रहा है, अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ की बात कर लेते हैं, वहाँ की बातों में ज़्यादा ध्यान था। सैल्वेशन और जो जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंटर करती है वहाँ पे ध्यान नहीं था, राइट, जो कि होना भी चाहिए, राइट। आप अभी जहाँ पे हो वहीं पे आप रिफॉर्म कर सकते हैं, वहीं की आप बात कर सकते हो, तो आप वहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की बात की गई, राइट। अब रिलीजियस रिफॉर्म जो है, यहाँ से पता चलता है जब आप इश्यूज ऑफ सैल्वेशन डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो, यहाँ से ये पता चलता है कि रिलीजियस रिफॉर्म जो है इम्पॉर्टेंट तो थे, बट ये सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली कंसर्न नहीं थे, सिर्फ यही कंसर्न नहीं था कि रिफॉर्म्स रिलीजन में हों। रिफॉर्म सोसाइटी के लिए बात की जा रही थी, सती प्रथा के अगेंस्ट बात करना, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात करना, तो बेसिकली इट वॉज मोर सोसाइटल। रिलीजन को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत लोगों को रिलीजन क्या होता है कि आप कई बार गलत इंटरप्रेट करते हैं, कई बार कोई चीज़ें रिलीजन इंडोर्स नहीं करती हैं और उसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है, उसको सालों साल फॉलो किया जाता है। जो हमारे रिफॉर्मिस्ट्स हैं उन्होंने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया और दिखाया कि कैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स सती और अदर प्रैक्टिसेस को इंडोर्स नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे रिलीजन का एंट्री होता है। क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए कि ये रिफॉर्म्स जो हैं आसानी से नीचे आ पाएँ, मतलब लोअर स्ट्राटा तक पहुँच पाएँ, रूट्स तक पहुँच पाएँ, विलेजेस तक पहुँच पाएँ। उसके लिए सबसे पहले है ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एंडोर्स किया गया, राइट। वेस्टर्न एजुकेशन की जगह ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वर्नैक्युलर लैंग्वेज में एजुकेशन, संस्कृत की जगह और भी लैंग्वेजेस में एजुकेशन हो ताकि कोई मोनोपोली ना हो, सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में चीज़ें पढ़ पाएँ। ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिफॉर्म हर सोसाइटी की नीड है, अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी भी लें तो वहाँ पे भी रिफॉर्म की नीड है, राइट। लेकिन आप जब तक जानेंगे नहीं कि यहाँ के टेनेट्स क्या क्या हैं, हाउ आर यू गोइंग टू रिफॉर्म। इसीलिए आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सोसाइटी में क्या लैक करता है उसके लिए पहले आपको आपकी सोसाइटी की नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। तो ट्रेडिशनल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, इन डेप्थ पता होनी चाहिए। आपको अपने आर्ट, अपने कल्चर, अपने लिटरेचर का रीजेनरेशन करना ज़रूरी है। एक जब आप में प्राइड आएगी अपने पास्ट की, अपने ग्लोरियस पास्ट की प्राइड आएगी, आप में से इनसिक्योरिटी हटेगी, तभी तो एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप इनसिक्योर हैं तो क्या आप अपने अंदर की कमियों को देख पाएंगे, क्या उनको आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या आप उन पर काम कर पाएंगे? आंसर है नहीं। ऐसे ही until unless you are actually proud of your traditions, actually you learn more about them, actually you know more about them, then only can you accept what
द ट्रेडिशन लैक्स, व्हाट आर द लूप होल्स, उनको कैसे फिल किया जाए, उनको कैसे हील किया जाए, क्या जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको अनडन करने की कोशिश की जाए, राइट? तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, राइट? फूड का रिवाइवल, ड्रेस का रिवाइवल। मैंने आपको एक बात बताई कि जब ये रिवाइवल मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, जब वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को पता चली, तो कुछ एजुकेटेड इंडियंस, जो यंग इंडियंस हैं, वो एसोसिएट नहीं करना चाहते थे विद इंडियन ट्रेडिशन। वो एक्चुअली एज वेस्टर्न अपने आप को एसोसिएट करना चाहते थे। आज भी आप देखेंगे कई बार सोशल मीडिया में, यू वुड सी दैट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स एक्चुअली, you know, they want to have a lifestyle of the West, they want to live like that, they want to talk like that. Similar was the case then. लोगों को, यंगस्टर्स को, वो जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द सोसाइटी उसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से वो डिसएसोसिएट होकर किसी और के कल्चर को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? तो जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के जो एक्चुअली जो रिफॉर्मिस्ट थे, उनका एम ये था कि फूड, ड्रेस, लिटरेचर, इन सब का रीजेनरेशन हो, तभी तो जाकर आप कुछ चेंज ला पाएंगे, राइट? फिर रिवाइटलाइज कीजिए आप इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च, ठीक है? अगर ऑल्सो एक और चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, जब तक आप समझेंगे नहीं कि यू हैड अ रिच कल्चर, तब तक आप सुपीरियर मानेंगे किसी और के कल्चर को। तो यहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो ब्रिटिशर्स ने फैलाया था, राइट, वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल भी था, ये जताना कि आपकी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, राइट? तो जब तक आप आइडियोलॉजिकली हार रहे हो किसी से दिमाग से, तब तक आप ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड उससे नहीं जीत सकते। अगर आप मान चुके हो कि आगे वाला आपसे बेहतर है, तो आप उससे जीत नहीं सकते हो, राइट? तो अपने कल्चर में प्राउड फील करना, अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना, उसकी यूसेज के बारे में जानना, मेडिसिन, रिसर्च, एवरीथिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? इसको इसलिए दो पार्ट्स थे, दो स्ट्रीम्स थे। एक था रिफॉर्मिस्ट कि आप रिफॉर्म कीजिए जो भी गलत चीज़ें हैं अपनी सोसाइटी में उस पर, और एक था रिवाइवलिस्ट कि आप रिवाइवल कीजिए अपने ट्रेडिशंस का। तो इसमें रिफॉर्मिस्ट में आपके पास एग्जाम्पल है ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। तीनों चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। रिवाइवलिस्ट में जो एग्जाम्पल्स हैं वो है आर्य समाज, दियोबंद समाज, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? दूसरी बात यह है कि इनिशियली जो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये इनका सोशल बेस लिमिटेड था, अपर एंड मिडिल क्लास के लिए था, राइट? और इनिशियली जो ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिलीजियस रिफॉर्म से एसोसिएटेड थे, उनके साथ लिंक्ड थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोशल इल्स जो है उनको जस्टिफिकेशन या लेजिटिमेसी जो है इनडायरेक्टली इन सम फॉर्म रिलीजन की तरफ से मिल रही थी, या फिर इंटरप्रिटेशन या फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन की वजह से कुछ चीज़ों को लेजिटिमेसी मिल रही थी, राइट? और इसलिए ज़रूरी था कि बताया जाए। बहुत सारे आप अब आगे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कैसे राजा राम मोहन रॉय और भी लोगों ने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ा और बताया कि कैसे हमारा रिलीजन गलत चीज़ों को इंडोर्स नहीं करता है, राइट? ऐसी अलीगढ़ मूवमेंट ने भी किया। तो लेटर दीज मूवमेंट्स डिसोसिएटेड फ्रॉम रिलीजन एंड अडॉप्टेड अ मोर सेक्युलर अप्रोच। जब उन्हें पता चला कि हाँ, हमें जो जस्टिफाई करना था वो अब हम कर चुके हैं, तो ये मूवमेंट्स ने डिसोसिएट किया फ्रॉम रिलीजन एंड अडॉप्टेड अ मोर सेक्युलर अप्रोच। इनिशियली तो लिमिटेड अपर मिडिल क्लास बेस था, लेटर जो है लोअर स्ट्रैटा भी इन्वॉल्व हुआ। लोअर स्ट्रैटा के इन्वॉल्व होने का रीज़न वर्नाकुलर लैंग्वेज थी। चीज़ें इंसान को समझ आएंगी, पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज में तभी तो समझ आएंगी, राइट? तो लोअर स्ट्रैटा भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। आगे चल के हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे विमेन और कास्ट के लिए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या किया, किस पर्सनैलिटी ने क्या उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग।